गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। हम चैप्टर 7 द इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी टाइमलाइन है 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस कर लिए थे। हमने देखा था कि जो विजयनगरा है उसको अ सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन के बारे में भी हमने देखा था कि स्ट्रेच्ड फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। फिर हमने देखा था कि हम्पी की डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसमें आपको 3 डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 1800, 1856 और 1836। ठीक है, तो सबसे पहले जो वहाँ के टेम्पल्स थे, विरूपक्षा टेम्पल और श्राइन ऑफ पंपा देवी, जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, उन्होंने उन जो प्रीस्ट थे, वहाँ के पंडित थे, उनके थ्रू जानने की कोशिश की कि बेसिकली विजयनगर एम्पायर किस तरीके का रहा होगा। फिर ये जो ट्रेडिशन एंड एपिग्राफिक एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि दो भाई हरिहरा एंड बुक्का, इन्होंने 1336 में विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया होगा। एंड फिर हमने इसमें अलग अलग डायनेस्टीज देखी थी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, और ये लोग अपने आप को राया बोलते थे। और जैसे हमने गजापति देखा, जो एलिफेंट्स के लॉर्ड हैं उन्हें गजापति कहा जाता है। अश्वपति और नरापति जो ह्यूमन के लॉर्ड हैं। तो हमने इसे देखा, और फिर हमने देखा था कि सुल्तान ऑफ बीजापुर और कैसे एक कंबाइन फाइट हुई थी अगेंस्ट विजयनगर एम्पायर, जिसको राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है। उसमें कैसे उन्हीं के अगेंस्ट, विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट वो बैटल हुई थी। उसके बाद हमने आर्किटेक्चर डिस्कस किया था कि एक यूनिक फीचर जो विजयनगर एम्पायर का था कि सिर्फ फोर्ट या अर्बन एरिया नहीं, बल्कि जो खेत का एरिया होता है उसके आसपास भी वॉल थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर था जो विजयनगर में हमें दिखा कि गेटवे इन अ फोर्टिफाइड वॉल, और हमने उसके ऊपर एक टोम तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। तो ये इसमें इस्लामिक टच था। वो सब हम फर्स्ट कोर, सेकंड कोर हम लाइन बाय लाइन वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अर्बन कोर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मैं अर्बन कोर दिखा देती हूँ कि वो कहाँ है, तो थोड़ा सा ना रिलेट कर पाओगे। आपकी बुक का चैप्टर 156 है, ये आप एरिया देख रहे हो, ये है अर्बन कोर। और अब हम इस एरिया की बात करेंगे, ये है रॉयल सेंटर, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो राया, क्यों किंग नहीं कहते खुद को, और उनकी जो रॉयल फैमिली होगी वो रहते होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्रेट सेंटर है, तो यहाँ पे आपको टेम्पल्स और सीक्रेट प्लेसेस, जैसे वहाँ की लोकल गॉडेस पंपा देवी थी, तो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। तो अब हम अर्बन कोर की बात कर रहे हैं। तो अर्बन कोर जैसे कि हमें हर जगह पे आपको रोड्स दिखेंगी, वहाँ पे गेटवे है, गेटवे के कनेक्टेड रोड्स हैं, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी दिखेगी आपको। लेकिन आपको अर्बन कोर में आर्किटेक्चरल एविडेंस ऑर्डिनरी घरों पे नहीं मिलेगा। ऑर्डिनरी जो घर है, मुझे घर इससे ज़्यादा सुंदर बनाना नहीं आता, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल से घर हैं। कुछ कुछ जगहों पे हमें चाइनीज पोर्सिलेन भी मिलता है। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली बर्तन, चीनी मिट्टी की आप कह सकते हो। जैसे ये देखो, ये उनके कुछ टूटे हुए खंडर से हैं, बर्तन था वो टूट गया तो उसके कुछ हिस्से हैं। तो कुछ एरियाज में हमें ये मिलते हैं, यानी कि तब तो ये टूटे हुए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। तब सपोज एक बर्तन है तो वो प्रॉपर अच्छे से बनाया गया होगा, तो उनके पास रहा होगा। तो माना जाता है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे थोड़े रिच ट्रेडर्स रहते थे, उनके पास ये सब चीजें होंगी। हमें ऑल्सो द मुस्लिम रेजिडेंशियल क्वार्टर, हमें टोम्स दिखते हैं, मॉस्क दिखती हैं, और जो यहाँ के मंडपास थे वो भी हमें रिजेंबल करते हैं। वैसे आर्किटेक्चर जो आपको इन जगहों का दिखेगा
वो वैसा ही है जैसा हम्पी के मंडपास का आर्किटेक्चर है। तो वहां से सिमिलर है, क्योंकि ये एक ही एरिया में आ रहे हैं, तो जो बनाने वाले कारीगर हैं उन्होंने उन्हें लगभग उसी तरीके से बनाया है। अब 16th सेंचुरी में पोर्चुगीज यानी कि वहां के एक ट्रैवलर आए, उनका नाम था बरबोसा। उन्होंने विजयनगर के ऑर्डिनरी जो आम लोग थे उनके घरों के बारे में लिखा है। वो सरवाइव तो नहीं करते, लेकिन उनकी लिखावट तो हमें मिली है। तो वो कहते हैं कि the other houses of the people are thatched, but nonetheless well built and arranged according to occupations in long streets with open places। तो जैसा उनका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से काफी उन्होंने कहा कि अरेंज हो रखे हैं, और स्ट्रीट के अलोंग, जैसे यहाँ पे रोड है और इसके साइड में घर बने हुए हैं, और काफी सारी ओपन प्लेसेस भी हमें देखने को मिलती हैं। फील्ड सर्वे भी उस वक्त हुए हैं और वो इंडिकेट करते हैं द इंटायर एरिया में काफी सारी श्राइन और छोटे छोटे मंदिर थे। सोचो ये अर्बन कोर है, तब भी यहाँ पे इतने मंदिर, तो सीक्रेट प्लेस में तो कितने सारे होंगे। तो ये एक पिक्चर है, ये बेसिकली मॉस्क है जो हमें विजयनगर एम्पायर में मिली है। तो वैरायटी ऑफ अलग अलग चीजें हमें वहां पे मिलती हैं, और माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही थी। और सर्वे से हमें ये भी पता चलता है कि वहां पे कुआं जो होता है, वेल्स, रेन वाटर टैंक, क्योंकि वो पानी को काफी बचा के रखते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए वहां पे वो बचा के रखते थे। और टेम्पल्स में भी हमें टैंक्स मिलते हैं जो कि पानी का एक सोर्स होगा। ऑर्डिनरी टाउन ड्वेलर्स, तो आप देख सकते हो कि पानी को कितना ज्यादा बचा के रखा जाता है, कि यहाँ की आम जनता से लेके जिस भी किसान को अपनी खेती के लिए चाहिए, या आम इंसान को भी पानी की जरूरत तो है ही है, तो उन सब के लिए ये वेल्स बनाए गए थे ताकि पानी कहीं पे भी वेस्ट ना हो और बचे। अब हमने ऊपर मैंने आपको अर्बन कोर दिखाया था, और उस पर मैंने आपको रॉयल सेंटर भी दिखाया था, जहां मैंने कहा था कि क्योंकि वो अपने आप को किंग नहीं राया बोलते थे, तो राया और रॉयल फैमिली वो वहां रहती होगी। ये बेसिकली अर्बन कोर इस तरफ था, और रूरल एरिया रॉयल सेंटर कुछ इस तरफ। तो वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट था। ऑल्दो जो रॉयल सेंटर है इसमें भी 60 टेम्पल्स हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रॉयल सेंटर में कितने टेम्पल्स मिले हैं। तो मोस्टली ना आप क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है 5, 10, 7, 60, क्योंकि हम ना रॉयल सेंटर जिसने नहीं पढ़ा वो यही सोचेगा कि रॉयल सेंटर में तो 5-10 से ज्यादा क्या ही टेम्पल होंगे, 60 तो हो ही नहीं सकता। बट इसीलिए ये एमसीक्यू उलझा देता है कितनी बार। तो आपको ये याद रखना है कि रॉयल सेंटर में 60 टेम्पल्स भी हैं, और ये क्लियरली यहाँ से पता चलता है कि टेम्पल्स को बनाने के लिए यहाँ के जो रूलिंग एलिट्स थे वो पैट्रनेज दिया करते थे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को उन श्राइन से, उन डिवाइन से, गॉड से एसोसिएट किया करते थे। क्योंकि आपको अपनी पावर दिखाने के अलग अलग वेज हैं, तो वहां के जो रूलिंग सेंटर में लोग थे उनको अपनी पावर दिखाने का यही वे था कि वो अपने आप को सुप्रीम डिवाइन यानी कि गॉड से कनेक्ट करके दिखाया करते थे। इसीलिए वहां पे बहुत सारे आपको टेम्पल्स मिलते हैं, और ये अपनी पावर दिखाने का एक तरीका था। इसके अलावा हमें 30 ऐसी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस वहां पे मिले हैं जो कि माना जाता है कि वो महल यानी कि पैलेस रहे होंगे। एक मिनट। और ये अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे, ये खुद ही मान रहे हैं कि ये पैलेस रहा होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि वो इतने बड़े हैं। तो माना जा रहा है कि these are relatively large structures that do not seem to have associated ritual functions। जैसे जब हम हड़प्पा की बात करते हैं, जब हमने चैप्टर 1 में की थी, तो हमने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखा जिसमें हमने यहाँ पे ऐसे सीढ़ियां देखी, और हमने कहा ये तो ग्रेट बात है, और हमने कह दिया कि इसका ना कुछ रिलीजियस रिलेशन पक्का रहा होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये किसी रिचुअल से रिलेटेड नहीं होंगे। इन स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स के बीच में डिफरेंस ये है कि जो टेम्पल्स हैं वो बहुत कंस्ट्रक्टेड इंटायरली ऑफ मैंसरी, while the superstructure of the secular buildings was made by perishable materials।
ठीक है, तो वो काफी ज्यादा पेरिशेबल यानी कि आप कह सकते हो एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको दिखेगा, जो ये 30 स्ट्रक्चर्स मिले हैं और जो 60 टेम्पल्स हैं। क्योंकि टेम्पल में ऐसा नहीं है ना कि तब से पूजा होती आ रही है और हम कहें कि हाँ ये टेम्पल है और ये स्ट्रक्चर है। कुछ डिफरेंस दिखता है टेम्पल में और अदर स्ट्रक्चर में, तभी वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। नहीं तो पुराने स्ट्रक्चर्स देख के तो हमें हर ही स्ट्रक्चर टेम्पल जैसा लगेगा, क्योंकि उसमें एक ऊपर टोम जैसा होता है हर चीज। तो कुछ तरीका होता है जिससे हिस्टोरियंस उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर जो कि बहुत डिस्टिंक्टिव है वो है महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसका नेम जो इस बिल्डिंग का, वो इसकी बिल्डिंग और इसके जो फंक्शंस हैं, माना जाता है कि किंग का पैलेस is the largest of the enclosure but do not have yielded definition evidence of royal residence। देखने में ये आपको पैलेस जैसा लगेगा, लेकिन इसमें रॉयल रेजिडेंस, रॉयल लोग रहते होंगे, ये हम श्योर नहीं हैं। महानवमी डिब्बा जो है, इसमें 2 मैसिव प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें ऑडियंस हॉल और महानवमी डिब्बा, ये 2 स्ट्रक्चर हैं जो हमें रॉयल रेजिडेंस वाले एरिया में मिलते हैं। इंटायर कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय हाई डबल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डबल वॉल है, स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। ऑडियंस हॉल की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा ऊंचाई पे बनाया गया है और इसके वुडन पिलर्स थे एट क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल्स। जैसे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इस पे वुडन पिलर्स बनाए गए थे हर कुछ डिफरेंस पे, और इसमें स्टेयर्स थी जो कि 2nd फ्लोर तक जा रही हैं, जो कि पिलर्स पे रेस्ट करती थी। यानी कि पिलर्स के आसपास इस तरीके से स्टेयर्स बनाई गई होंगी या इस तरीके से स्टेयर केस है जिससे वो 2nd फ्लोर पे जा सकते हैं। पिलर्स वो क्लोजली स्पेस्ड, तो इसीलिए ज्यादा फ्री स्पेस है नहीं क्योंकि हर जगह पे पिलर्स हैं। लेकिन हमें आज भी नहीं पता कि ये हॉल आखिर यूज क्यों किया जाता था। इतने सारे पिलर्स हैं, इतने सारे, तो क्यों यूज किया जाता होगा हमें नहीं पता। दूसरा हाई पॉइंट है वो है महानवमी डिब्बा। ये आप देख सकते हो, ये महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर है। ये बहुत मैसिव प्लेटफॉर्म है, राइजिंग फ्रॉम बेस से थोड़ा 11,000 स्क्वायर फीट टू द हाइट। 40 फीट ऊंचाई पे इसकी हाइट है और ये 11,000 स्क्वायर फीट का है। ये भी सपोर्टेड बाय वुडन स्ट्रक्चर। बेस ऑफ द प्लेटफॉर्म पे काफी सारी कार्विंग की गई है। माना जाता है कि जो महानवमी होता है, जिसे हम 9th डे मानते हैं, जो हिंदू फेस्टिवल जब दशहरा होता है, उस जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, उसमें आपने देखा होगा कि कहा जाता है नवमी है। तो वो नवमी से रिलेटेड होगा कुछ इवेंट, तो उसे वहां से कनेक्ट किया जाता है। नोन एज दशहरा इन नॉर्थ इंडिया, और इसको दुर्गा पूजा, मतलब ये हमारे इंडिया में ना लगभग हर जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये ये एक स्ट्रक्चर, खैर ये तो अलग लोटस टेम्पल कह रहे हैं, लोटस महल का स्ट्रक्चर है, बट इसको महानवमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहा होगा उस वक्त, और इस ओकेजन को विजयनगरा के जो किंग्स हैं वो अपनी प्रेस्टीज, अपनी पावर उस टाइम पे शो करते होंगे उस ओकेजन में कि वो कितने, क्योंकि किंग्स की पावर वो टेम्पल्स के थ्रू शो कर रहे हैं। तो मे बी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहा होगा, और माना जाता है कि अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी उस वक्त। ये क्या हुई, अलग अलग सेरेमनीज परफॉर्म की जाती थी और इमेजेस की वर्शिप की जाती थी। जो हॉर्सेस हैं उनको वर्शिप किया जाता था। सैक्रिफाइस ऑफ बफेलोज और अदर एनिमल्स की सैक्रिफाइस दिया जाता था, बलि वगैरह। डांसेस, रेसलिंग मैचेस और अलग अलग तरीके के वहां पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे। हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स, जो घोड़सवार या फिर जो एलिफेंट्स वो चैरियट्स होते हैं वो हो गए, सोल्जर्स, और अलग अलग लोग आते थे प्रेजेंटेशन देने किंग्स के सामने।
और किंग गेस्ट्स को भी इनवाइट करता था। और जो नायकाज होते थे, जो चीफ होते हैं, ये किंग है, किंग के अंडर नायकाज होते थे। हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, कभी कभी नायकाज की पावर ज्यादा हो जाती थी और वो किंग को ओवरथ्रो कर देते थे, और ये बाद में 16th सेंचुरी के बाद काफी ज्यादा विजिबल हुआ। लेकिन वैसे तो चीफ अंडर है ना किंग के, और जो उनके सबॉर्डिनेट किंग होते थे वो भी आया करते थे। इस सेरेमनी में काफी सिंबॉलिक मीनिंग था, काफी इंपॉर्टेंट था, और स्पेशली जो लास्ट डे होता था उसमें किंग अपनी आर्मी और जो नायकास के पास भी अपनी खुद की सेपरेट आर्मी है, उन सबसे वो मिलते थे। और नायकास उनके लिए तोहफे, क्योंकि खाली हाथ तो अब आ नहीं सकते राजा के सामने, तो नायकास उनके लिए तोहफे भी लाया करते थे और ट्रिब्यूट लाया करते थे। तो माना जा सकता है कि ये बहुत इलेबोरेट और बड़ा इवेंट रिचुअल रहा होगा। आज महानवमी हमारे देश में दशहरे की तरह, दुर्गा पूजा की तरह, नवरात्रि की तरह पूरी इंडिया में ये मनाया जाता है, लेकिन इसकी इतनी इंपॉर्टेंस उस वक्त रही होगी। तो स्कॉलर्स ये मानते हैं कि द सराउंडिंग द स्पेस डज नॉट सीम टू हैव एडिक्वेट elaborate procession of armed men, women and large number of animals. इतना बड़ा एरिया नहीं है कि वहां इतने सारे लोग आ सके। इन सम ऑफ द अदर रॉयल स्ट्रक्चर्स, तो ये रॉयल स्ट्रक्चर्स किस पर्पस के लिए यूज होते होंगे एग्जैक्टली, ये आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा एक बहुत ब्यूटीफुल सी रॉयल सेंटर में बिल्डिंग मिलती है, लोटस महल। ये ब्रिटिश ट्रैवलर ने इसको नाम दिया था लोटस महल, इसका एक्चुअल नाम क्या था हमें नहीं पता उस वक्त क्या था। तो नेम काफी ज्यादा रोमांटिक है, और लोटस महल आप इसकी कार्विंग देखोगे तो बहुत बेहतरीन है। तो सिमिलरली हिस्टोरियंस ये भी नहीं जानते कि ये महल किस पर्पस के लिए यूज होता होगा। ये आप देख सकते हो लोटस महल है। वन ऑफ द सजेशंस जो कि मैप में दिए गए, मैकेंजी जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे, वो कहते थे कि काउंसिल चेंबर होगा, यानी कि किंग अपने मिनिस्टर्स और जो काउंसलर्स होते होंगे उनसे यहाँ पे मिलते होंगे। किंग मेट हिज एडवाइजर्स। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि ये टेम्पल होगा जो सीक्रेट सेंटर में, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स वर लोकेटेड इन सीक्रेट सेंटर्स, लेकिन काफी सारे रॉयल सेंटर में है। तो ये किस लिए यूज होता था हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये एक सजेशन है जो किसने दिया था, मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जिनका हमने ऊपर भी डिस्क्रिप्शन में बात की थी। बाकी मेनली सारे टेम्पल्स आपको सीक्रेट एरिया में मिलेंगे। ये देखिए लोटस महल के वहां पे एलिफेंट स्टेबल भी है, तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, ये भी छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं है। और अलग अलग तरीके के आपको, ये दूसरा टेम्पल है, तो आपको सीक्रेट एरिया में आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स देखने को भी मिलेंगे। एक बहुत स्पेक्टेकुलर टेम्पल जिसकी हम बात करते हैं वो है हाजारामा टेम्पल। ये अभी ऊपर जो आप नक्काशी, इतनी बेहतरीन स्कल्पचर देख रहे थे, ये वहीं का ही है। प्रोबेबली मेंट टू बी यूज्ड ओनली बाय किंग एंड हिज फैमिली। जो इमेजेस यहाँ पे सेंट्रल स्क्रीन में थी, जो मेन एरिया में जो इमेज थी या जो भी मूर्ति होगी वो अब नहीं है। हाउएवर इनकी जो दीवारों पे जो ये नक्काशी है वो अभी भी हुई हुई है, और उसमें रामायण जो हुई थी उनके सीन्स दिखाए गए हैं, इनर वॉल्स पे बनाए गए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रामायण के सीन हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं। मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड। जब इनको सुल्तान ने अटैक किया, लूटा गया, तो काफी स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव करती हैं, और कुछ बिल्डिंग्स को ठीक करवाया गया, या ट्रेडिशनल जो नायकास ने बनवाई वो कुछ बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव करती हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर इन सब बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किया। हमने एक जो इम्पोर्टेंट चीज देखी वो थी कि 60 टेम्पल्स हमें रॉयल सेंटर में मिले, और कुछ लगभग 30 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो डिफरेंट हैं टेम्पल से, वो भी हमें मिले। तो इसमें हमने लोटस महल की बात की, इसमें हमने महानवमी डिब्बा की बात की, इसमें हमने ऑडियंस हॉल की बात की, और इसमें हमने अभी हाजारामा टेम्पल की भी बात की। ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ के थे, ये सारे स्ट्रक्चर रॉयल सेंटर के थे। अब हम सीक्रेट सेंटर पे चले, तो सीक्रेट सेंटर में माना जाएगा ऑब्वियसली कि वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स होंगे, और किंग्स पैट्रनेज देते थे, यानी कि वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स को अलग अलग इन्वेस्ट करते थे, टेम्पल्स पे पैसे लगाते थे और टेम्पल्स बनवाया करते थे, क्योंकि वो उनकी पावर शो करने का एक जरिया होता था, क्योंकि वो अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करते थे कि हम गॉड लाइक हैं।
तो अपनी पावर शो करने का एक तरीका होता था। तो यही चीज सेक्रेड सेंटर में भी दिखेगी हमें। चूजिंग अ कैपिटल। अब जब हम नॉर्दर्न सेंटर के, तो सेक्रेड सेंटर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो रॉयल सेंटर में या अर्बन एरिया में, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीक्रेट सेंटर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।